1994 की बात है। फ्राइडे का दिन था। श्रीनगर की एक मस्जिद में, जामा मस्जिद में जुमे की नमाज हो रही थी, दोपहर का वक्त। जुमे की नमाज आमतौर पर अलग अलग मस्जिदों में जो होती है वो 1 से 2:30 के बीच में ही होती है। तो जुमे की नमाज थी 1994, और एग्जैक्ट मंथ मुझे याद नहीं है, लेकिन 94 था साल। जुमे की नमाज में आमतौर पर भीड़ ज़्यादा होती है, आम जो 5 वक्त का नमाज लोग पढ़ते हैं उसके मुकाबले में। तो श्रीनगर की मस्जिद में जुमे की नमाज ख़त्म होती है, उसके बाद तमाम लोग अपने अपने घर की तरफ लौटते हैं। 2 लड़के या 2 लोग एक कार में नमाज पढ़ने के बाद वापस लौट रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद उनकी कार ख़राब हो जाती है। कार ख़राब हो जाती है तो वो कार को किनारे लगा देते हैं एक जगह पे, धक्का देकर साइड में। और एक जो पब्लिक व्हीकल होती है, छोटी वाली मिनी बस या उस तरह की चीज़ें, ये वो दोनों में सवार हो जाते हैं और जाने लगते हैं। अच्छा, 94 में कश्मीर के हालात ठीक नहीं थे। उधर जो है कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ पे मारा जा रहा था, भगाया गया था, और टेररिज्म की शुरुआत हो चुकी थी। तो जगह जगह नाकेबंदी भी थी, काफ़ी अपने फोर्सेस भी थे। तो जब ये दो अपनी गाड़ी से उतरने के बाद एक दूसरे उसमें बैठकर जा रहे होते हैं, तो एक जगह पे नाकेबंदी थी, वहाँ पे उस गाड़ी की तलाशी ली जाती है, सारे लोगों को किनारे कर पूछताछ होती है। इन दोनों को थोड़े से सस्पिशियस थे, इनके ऊपर शक होता है फोर्सेस को, आर्मी को, और ये इन दोनों को किनारे कर लेते हैं। उसका दिन से सवाल जवाब शुरू होता है, इनका पता ठिकाना पूछा जाता है। तो उनकी बातचीत से लग गया था कि ये लोकल नहीं है। इसी के बाद उनको आर्मी अपने साथ ले जाती है, उनसे पूछताछ करती है। तो उनमें से एक कहता है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, पाकिस्तान से आया हूँ कवर करने के लिए न्यूज़, और दूसरा बताता है कि ये मेरा दोस्त है। पर आर्मी उससे, उसके जवाब से संतुष्ट नहीं थी। फिर इसमें हमारी खुफिया एजेंसी और जो लोकल इंटेलिजेंस थी उसकी मदद ली गई। उससे पूछा गया कि भैया ये दोनों, ये इन नाम के हैं, इनके बारे में कोई रिकॉर्ड है, कोई रिपोर्ट है? तो छानबीन की तो पता चला कि नहीं, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इनका कोई टेररिज्म से भी जुड़ा हुआ रिकॉर्ड नहीं है, जो हाल में कोई आतंकवादी घटनाएं हुई उनमें भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो फिर रॉ ने और इंटेलिजेंस ने अपनी एक रिपोर्ट बनाई और उसमें कहा कि ये जो दोनों पकड़े गए हैं, इनका कोई वैसे टेररिज्म से लेना देना किसी अटैक में शामिल नहीं है। लेकिन ये भी घाटी में उस वक्त जो सैकड़ों गुमराह और भटके हुए नौजवान थे, उन्हीं में से 2 हो सकते हैं, और बाकी इनके बारे में और छानबीन पता करनी। तो ये जो 2 पकड़े गए थे जुमे की नमाज के बाद, जिनको आर्मी ने पकड़ा था, उनमें से एक का नाम था मौलाना मसूद अजहर और दूसरा था सज्जाद, जो एक तरह से आतंकवादी था। ये दोनों सिर्फ और सिर्फ एक रूटीन चेकिंग के दौरान पकड़े गए थे। इन्होंने सही सही जवाब नहीं दिया, पता ठिकाना नहीं बताया, तो इसलिए ये गिरफ्तार हो गए। उसके बाद इनको फिर जेल भेज दिया गया, और जेल भेजने के बाद भी यही लग रहा था कि ये 2 मतलब कोई हार्डकोर या इस तरह के क्रिमिनल नहीं है, टेररिस्ट नहीं है, और ये जेल में रहे। जेल में जाने के बाद भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये दोनों हैं क्या, और ख़ासतौर पे मौलाना मसूद अजहर क्या है। इसी दौरान में इनकी गिरफ्तारी के बाद, और ये जो महीना था वो शायद मार्च अप्रैल का महीना था जब ये गिरफ्तार हुआ था 1994 में। इनकी गिरफ्तारी के कुछ ही महीने के बाद जून 1994 में एक हरकतुल अंसार, उस वक्त एक टेररिस्ट ग्रुप था, उसने 2 ब्रिटिश सिटीज़न को किडनैप कर लिया पहलगाम के पास। ये बड़ा उस वक्त सुर्खियों में भी रहा था। ये घूम रहे थे, दोनों ब्रिटिश सिटीज़न आए थे, नागरिक, वो कश्मीर घूम रहे थे पहलगाम के पास, तो उनको इन्होंने किडनैप कर लिया। उसके बाद पहली बार उन्होंने उन दोनों की रिहाई के बदले में जो मांग की, वो कहा कि मसूद अजहर को रिहा किया जाए, जो कि जम्मू की जेल में बंद है। तब भी ये लगा कि चलो उसका कोई दोस्त हो सकता है, और इसीलिए वो मसूद अजहर की रिहाई की बात कर रहा है। लेकिन रिहा नहीं किया गया, और उनकी वो साजिश नाकाम रही। इसके कुछ महीने के बाद एक उमर शेख, जो आईएसआई का एजेंट था, उसको भारत भेजा गया था
और ये एक तरह से टेररिस्ट भी था। और ये उमर शेख वही था जिसने वॉल स्ट्रीट के जो जर्नलिस्ट थे डैनियल पर्ल, बहुत ही ये मशहूर किस्सा है, कई फिल्म भी आई है, उसको किडनैप किया था और बाद में जो कैमरे पे गला काटा था, ये वही डैनियल पर्ल था जिसको उमर शेख ने किडनैप किया था और मारा था। तो उमर शेख फिर आता है इंडिया, कश्मीर में। और ये उमर शेख जो था ये ब्रिटेन में पैदा हुआ था और बाकायदा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इसने पढ़ाई की थी। और इसने एक अमेरिकी और 3 ब्रिटिश नागरिकों को अपना दोस्त बनाया यहाँ आने के बाद कश्मीर में। और फिर झांसा देकर वो उनको दिल्ली के बाहरी इलाके में ले गया और उनको भी बंधक बना लिया। और उनको बंधक बनाने के बाद इसने भी मांग की कि मौलाना मसूद अजहर को रिहा कर दिया जाए। ये दूसरा अटेम्प्ट था, दूसरी कोशिश थी। हालांकि ये भी नाकाम हो गया और उन लोगों को छुड़ा लिया पुलिस ने और हमारी एजेंसी ने। करीब साल बीतने को आता है, मसूद अजहर अभी भी जम्मू की जेल में है। 1995 का साल आ जाता है। हरकतुल अंसार की एक और शाखा, एक ब्रांच है जिसका है अल्फरान। ये 5 एक और विदेशी जो सैलानी टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं कश्मीर में, उनको किडनैप कर लेते हैं अल्फरान के लोग। और फिर उनकी रिहाई के बदले में मांग करते हैं कि मसूद अजहर को रिहा कर दो। लेकिन इस बार भी रिहाई नहीं होती और फिर इन सारे लोगों को छुड़ा भी लिया जाता है। लेकिन इसी के साथ में एक और नई चीज़ होती है। पहली बार जब ये मांग उठती है अल्फरान के ज़रिए 5 विदेशी सैलानियों की रिहाई के बदले में, तो पाकिस्तानी हाई कमीशन जो दिल्ली में था वो सिफारिश करता है भारत सरकार से कि मसूद अजहर को रिहा कर दिया जाए, क्योंकि वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है और उसका टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं है। जब पाकिस्तानी हाई कमीशन ने सिफारिश की, 3 अटेम्प्ट हो चुके, फिर एहसास हुआ कि मौलाना मसूद अजहर कोई आम इंसान नहीं है, इसका पक्का कुछ ना कुछ बड़ा नेटवर्क है। इसी के बाद मौलाना मसूद अजहर की सिक्योरिटी बढ़ाई गई और फिर खुफिया एजेंसी लग गई पता करने में कि यह है क्या। सॉरी, आज शाम से गला खराब है थोड़ा। तो 3-4 अटेम्प्ट, पाकिस्तानी हाई कमीशन का कहना है कि ये जर्नलिस्ट है, इसको छोड़ दिया जाए, इसको आपने गलती से पकड़ा हुआ है। तो शक पुख्ता होता जा रहा था, इसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। अब इसकी गिरफ्तारी को करीब 5 साल हो गए। इन 5 सालों के बाद 1999 आ गया। 1999 में जम्मू के कोट भलवल जेल, जिसमें ये बंद था, कोट भलवल जेल जम्मू में एक कोशिश होती है सुरंग खोदकर भागने की। इसमें एक सज्जाद अफगानी नाम का भी टेररिस्ट था और दूसरे कुछ आतंकवादी थे। इन्होंने बाकायदा सुरंग खोदा और उसी रास्ते से इनको बाहर निकलना था। लेकिन सुरंग के अंदर मसूद अजहर भी उतरा भागने के लिए जेल से, लेकिन 6 फीट तक वो जाने के बाद वापस लौट आया, क्योंकि जो बाकी लोग थे वो थोड़े उनकी दुबले पतले थे। मसूद अजहर थोड़ा मोटा थुलथुल था, तो इसे लगा ये फंस जाएंगे। तो फंसने के डर से ये वापस आ गया। बाकी लोग जो भागने की कोशिश कर रहे थे, उसमें से एक सज्जाद जो अफगानी था, वो उस जेल ब्रेक के दौरान पुलिस फायरिंग में मारा गया। और मौलाना मसूद अजहर वापस फिर जेल में आ गया। ये आखिरी कोशिश थी मौलाना मसूद अजहर को जेल से निकालने की। अब ये क्लियर था कि मसूद अजहर कोई बड़ी चीज़ है और मसूद अजहर को छुड़ाने की कोशिश हो रही है। इसी दौरान ये 4-5 कोशिश होने के बाद 24 दिसंबर 1999 की तारीख आती है, जब काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से IC-814 इंडियन एयरलाइंस की प्लेन उड़ान भरती है दिल्ली के लिए और उस प्लेन को हाईजैक कर लिया जाता है। फिर उसे कांधार ले जाते हैं। ये मैंने आपको कहानी सुनाई है। कांधार ले जाने के बाद
जो मांग की जाती है शुरू में, वो कहा जाता है कि 35 टेररिस्ट जो हिंदुस्तान के जेलों में बंद हैं अलग अलग, उनको रिहा किया जाए, $200 मिलियन दिया जाए। प्लेन में 148 मुसाफिर अपने हिंदुस्तानी सवार थे। नेगोशिएशन चलता रहता है। एक रूपन कात्याल नाम के मुसाफिर जो हनीमून मनाने गया था बेचारा, उसको मार भी देते हैं वो। और कांधार में ये IC-814 7 दिन तक वहाँ पे खड़ा है। और तालिबान, उस वक्त तालिबान के ही वो थी, तालिबान के कब्जे में है। 7वें दिन मतलब इस प्लेन हाईजैकिंग के आखिर में एक समझौता होता है और 35 की जगह पे 3 आतंकवादियों की रिहाई के ऊपर फार्मूला तय होता है। और जाहिर सी बात है, उनकी मांग में जो पहला नाम था वो मौलाना मसूद अजहर था। तो मौलाना मसूद अजहर, इसके अलावा अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर, ये 3 टेररिस्ट जो जेल में बंद थे, उनको लेकर तब के हमारे विदेश मंत्री जो जसवंत सिंह थे और IB के तब हेड हुआ करते थे अजीत डोभाल, जो अभी हमारे NSA के हेड हैं। तो जसवंत सिंह और अजीत डोभाल मौलाना मसूद अजहर, सईद उमर शेख और मुश्ताक अहमद जरगर को लेकर कांधार पहुंचते हैं। और कांधार में जाने के बाद ये उनको सौंप देते हैं तालिबान को। और उसके बाद हमारे जो 148 मुसाफिर थे उसमें, उनको हम बाहिफाजत फिर 31 दिसंबर को हिंदुस्तान ले आते हैं। 31 दिसंबर 1999 को मसूद अजहर को हमने कांधार में सौंपा, हमारे विदेश मंत्री ने। और चूंकि 148 मुसाफिरों की जान का भी सवाल था यहाँ पर, इधर हमारा प्लेन मुसाफिरों को लेकर वापस आ जाती है। उधर 31 दिसंबर 1999 को ही कांधार पहुँचने के बाद मौलाना मसूद अजहर और शेख ये सीधे मुल्ला उमर के पास जाते हैं, जो उस वक्त तालिबान का हेड था। और मुल्ला उमर के बाद तब ओसामा बिन लादेन जिंदा था, अलकायदा का जो हेड, ये ओसामा बिन लादेन से मिलने पहुंचता है कांधार से सीधे निकलकर। तो मुल्ला उमर से मुलाकात की, फिर ओसामा बिन लादेन से मिला और 1 महीने तक ये अफगानिस्तान में ही रहता है अपने साथियों के साथ, भारत से रिहा होने के बाद। 31 दिसंबर को कांधार पहुंचा था और 1 महीना वहाँ रहता है, इन तमाम बड़े तालिबान और अलकायदा के नेताओं से मिलता है। इसके बाद 31 जनवरी सन 2000 को मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान वापस लौटता है। और पाकिस्तान आने के बाद 31 जनवरी 2000 को ये लौटता है। और फरवरी के ही महीने में एक जुमा के दिन कराची की एक मस्जिद में करीब 1000 हथियारबंद लोगों और लड़कों के साथ एक संगठन की बुनियाद रखता है और उसका नाम रखता है जैश-ए-मोहम्मद। तो 2000 फरवरी के महीने में जैश-ए-मोहम्मद की बुनियाद पड़ी और उसका मकसद ये था कि कश्मीर में उथल पुथल, खून खराबा, भारत में ये सारी चीज़ें करना। और जैश-ए-मोहम्मद के ऐलान के साथ ही ये फिर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो जाता है। अब सवाल ये है कि मौलाना मसूद अजहर था क्या, कौन, हिंदुस्तान क्यों आया था पकड़े जाने से पहले, जो मैंने आपको शुरू में बताया। तो पाकिस्तान के पंजाब के एक इलाका है बहावलपुर। बहावलपुर में एक हेडमास्टर के घर में पैदा हुआ था मौलाना मसूद अजहर। इसके जो बाप थे वो एक हेडमास्टर थे। और मसूद अजहर 1968 में इसकी पैदाइश हुई थी वहाँ पर। 11 भाई बहन थे ये टोटल। कहते हैं पढ़ने लिखने में तेज़ था और ये अपने 11 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर। और इसके फादर चूँकि हेडमास्टर थे तो पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान था, तो वो चाहते थे कि ये अच्छा पढ़ के कुछ अच्छा इंसान बने, अच्छी नौकरी करे। और इसीलिए बहावलपुर से उन्होंने अपने एक दोस्त के घर इसको कराची भेज दिया पढ़ने के लिए। लेकिन कराची में ये जिस जामिया उलूम अल इस्लामिया मदरसे में पढ़ने के लिए पहुंचा, वहाँ पे ये हायर स्टडीज़ की बजाय जिहाद और बाकी चीज़ों की पढ़ाई की तरफ इसका ध्यान लगा दिया गया। और वहीं पे पढ़ाई के दौरान यह हरकतुल मुजाहिदीन की पहली बार संपर्क में आया, जिसको उस वक्त हम भी बोलते थे, हरकतुल मुजाहिदीन, HM। और उस वक्त हरकतुल मुजाहिदीन अफ़गानिस्तान में एक्टिव था। अफ़गानिस्तान में जो कुछ चल रहा था उसमें बहुत एक्टिव था। हरकतुल मुजाहिदीन के संपर्क में आने के बाद ये धीरे धीरे इसका ज़हन जो है वो पूरी तरह से
इसी जिहाद की तरफ जाने लगा। फिर 1980 के दशक में इसके ऊपर इतना ये सारी चीज़ें हो गया कि ये उस वक्त अफ़गानिस्तान में चूँकि जंग चल रही थी तो ये अफ़गानिस्तान पहुँच गया और बाकायदा वहाँ जाकर इसने ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के बाद वो वापस पाकिस्तान लौटता है 80 के दशक में और 90 उसके बाद शुरू हो गई। पाकिस्तान आने के बाद 90 से फिर ये पाकिस्तान में जिहाद का जहर फैलाना शुरू कर देता है और चूँकि जैश ए मोहम्मद का गठन हो चुका था उसके बाद वो चंदा इकट्ठा कर शुरू करता। जैसे मौलाना मसूद अजहर के बारे में जो कहते हैं जो शुरुआती करियर था वो इसकी एक वो थी कि ये चंदा इकट्ठा करने में बहुत माहिर था। तो वो उस शुरुआत में जो चंदा इकट्ठा करता था वो ये करता था अफगानिस्तान में जो आतंकवादी लड़ रहे थे उनके लिए, तो उनकी मदद कर सके। और इसी इसके चंदा इकट्ठा करने की कला की वजह से ही जो हरकतुल मुजाहिदीन का तब जो हेड था सरगना खलील, वो इससे इतना ज़्यादा प्रभावित होता है कि वो इसको विदेशी दौरे पे भेजना शुरू कर देता है पाकिस्तान से बाहर। सबसे पहले ये सऊदी अरब जाता है हज करने के लिए, इसको खलील ने भेजा। उसके बाद वहाँ से भी ये चंदा इकट्ठा करता है और कहते हैं कि कुछ ही दिनों में सऊदी अरब में ये करीब 3 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा कर लेता है। इसके बाद वो अफ्रीकी देश जाम्बिया पहुँचता है, वहाँ 1 महीने में करीब 22 लाख रुपए चंदा कलेक्ट करता है। इसके बाद ये ब्रिटेन पहुँचता है, वहाँ बर्मिंघम, नॉटिंघम, लिसेस्टर और लंदन में जो इस तरह के सोच के लड़के थे वो पढ़ रहे थे, ये उनके बीच में जाके वो ज्ञान देता है और उनको उनका ब्रेन वॉश करता है। और ये सब करने के बाद चूँकि ये उस दौर की बात है, अब 2000 से पहले की जब ये सब कुछ कर रहा था, तो इससे हरकतुल अंसार और ये लोग बहुत खुश थे और इसीलिए वो इसको फिर खुश होकर इंडिया भेजते हैं कि तुम जाओ अब इंडिया में तुम्हारा ऑपरेशन करना है और वहाँ पे करो। तो 1994 में पुर्तगाली पासपोर्ट पर ये पुर्तगाली पासपोर्ट बनाता है। उस पासपोर्ट से ये पाकिस्तान से ढाका पहुँचता है और ढाका से नई दिल्ली आता है। नई दिल्ली से ये श्रीनगर जाता है और श्रीनगर में ये 94 में ही ये सब कुछ होता है। ये अपने उसके जो लोग थे उनके साथ ये मिलता जुलता और अपनी प्लानिंग कर रहा होता है। और इसी दौरान फिर 94 में ही एक फ्राइडे की नमाज के बाद ये पकड़ा जाता है। तब तक इसने कोई बड़ी वारदात नहीं की थी, लेकिन ये सारी चीज़ें करने के बाद और फिर जब ये छूट जाता है 2000 में, और 2000 में छूटने के बाद फिर ये एक तरह से भारत के लिए नासूर बन जाता है। और जितने बड़े आतंकवादी हमले हुए उन सब के पीछे फिर यही था, चाहे वो जम्मू कश्मीर विधानसभा हो जिसके ऊपर अटैक किया, चाहे वो पठानकोट हो, चाहे वो पार्लियामेंट अटैक हो। तो इसने एक के बाद एक हमले किए और कहते हैं जैश ए मोहम्मद अब तक करीब 30 से ज़्यादा हमारे यहाँ हमले कर चुका है जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं। और अब भी इसकी कोशिश यही रहती है कि किसी तरह से ये हिंदुस्तान को लहूलुहान करे। जो इसकी लेटेस्ट जो इसका रिपोर्ट है, ठिकाना है, वो अभी भी ये बहावलपुर में है। बहावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर है, बहावलपुर में रहता है। फ्राइडे की नमाज में ये बाकायदा तकरीर लेक्चर देता है, लोगों को संबोधित करता है, ओपनली करता है और सरकार की वहाँ की सबको सब कुछ पता है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तो 94 में श्रीनगर से इसकी कायदे से देखें तो कहानी शुरू होती है। और उस वक्त ये था कि अगर जब इसको हमने कांधार के लिए छोड़ा था 5 साल बाद, उस दौरान में ही 5-6 बार इसको छुड़ाने की जो कोशिश की गई, फिर कांधार हुआ और आखिर में वो कोशिश एक तरह से कामयाब ही रही। इतने अटैम्प्ट के बाद छोड़ना ही पड़ा हमें। और फिर इसने अपना एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया और आज भी ये बहावलपुर में रहकर, ख़ास तौर पे जो इसका एरिया है वो ये है कि कश्मीर में किसी तरीके से उथल पुथल रहे, वहाँ के लोगों को भड़काया जाए, ख़ास तौर पर नौजवानों को भड़काया जाए, और ये अपने इसी मकसद में और हमेशा इसी चीज़ में लगा रहता है। और हमेशा इसी तरह के लोगों को ये ब्रेन वॉश करता है। ख़ास इसका जो मेन टारगेट होता है वो है 16 से 20-22 साल के लड़के जिनका दिमाग जहन कच्चा है, उनके जहन में जहर भरना उसके लिए लगता आसान है, तो वैसे लड़कों को चुनता है। और जो बहुत पढ़े लिखे ना हो ख़ास तौर पे उनको भी चुनता है। और अब भी ये बहावलपुर में है। और लेटेस्ट जो इसने ज़ख्म दिया हम लोगों को वो पुलवामा है। जो आदिल अहमद डार जिस फिदाइन था, जो टाटा सुमो कार जिसने
सीआरपीएफ के बस के साथ ले जाकर टकरा कर खुद को उड़ा दिया, वो जैश का था। और उसको ट्रेनिंग देने के लिए जो आया था कामरान गाजी, वो जैश का चीफ ऑपरेशन कमांडर था श्रीनगर में, कश्मीर में। कहते हैं कि कश्मीर, ख़ासतौर पे नॉर्थ कश्मीर में जैश के कई ऐसे ठिकाने हैं जहां उनके लोगों को संरक्षण दिया जाता है। हमारी आर्मी इंटेलिजेंस लगी हुई उनको ढूंढने में। बट ये थी पूरी कहानी। जैश का जो मेन मुखिया है, आका है, आज ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया यूएन की जो संयुक्त राष्ट्र की अपनी सुरक्षा परिषद है उसने। तो ये एक बड़ी कामयाबी है। और लेकिन इसके मायने क्या हैं, ऐसा होने से क्या होगा, मसूद अजहर का क्या होगा, उसकी सेहत पर कुछ फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, भारत में आतंक ख़त्म होगा कि नहीं होगा, ये सारे सवाल, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसका मतलब क्या है, कोशिश करूँगा आज आपको मैं ये बताने की, समझाने की। जहाँ तक मुझे याद है शायद मैंने मसूद अजहर की कहानी आप लोगों को सुना रखी है इसी क्राइम तक में, तो मैं उस कहानी को रिपीट नहीं करूँगा, बस बेसिक चीज़ जो है थोड़ी बहुत। मसूद अजहर को कायदे से हम लोगों ने ही छोड़ा था। जब कांधार हाईजैकिंग हुआ तो उससे पहले ये श्रीनगर में अरेस्ट हुआ था। श्रीनगर में जब अरेस्ट हुआ तो उसको जम्मू के जेल में रखा गया था। जम्मू के जेल में रहते हुए कई बार इसको छुड़ाने की कोशिश की गई, अलग अलग लोगों को किडनैप किया गया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। और आखिरकार जब IC-814 जो इंडियन एयरलाइंस के प्लेन को काठमांडू से हाईजैक करके पहले दुबई और फिर कांधार ले जाया गया, अफगानिस्तान में उस वक्त तालिबान की वहाँ पे सत्ता थी, तो उसके बदले में कुछ नेगोशिएशन हुई और जो टेररिस्ट छोड़े गए उनमें से एक मसूद अजहर था। और उसके बाद से ही, ये सन 2000 की बात है, उसके बाद से ही वो गायब, मतलब पाकिस्तान में। और फिर उसने हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ एक से एक आतंकवादी कार्रवाई करनी शुरू की। जो सबसे बड़ा, अगर मैं कहूँ, मसूद अजहर का हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो हमला था वो पार्लियामेंट अटैक था, जो 13 दिसंबर सन 2001 को हुआ। और चूँकि वो हमला था सीधे सीधे अपने लोकतंत्र के ऊपर, उसके बाद फिर बहुत सारे ऐसे उसने टेररिस्ट अटैक कराए। श्रीनगर में विधानसभा के बाहर हुआ, या फिर पठानकोट हो, लेटेस्ट जो अभी 14 फरवरी को पुलवामा में जो हमला हुआ उसका भी मास्टरमाइंड वही माना जाता है। तो इन सारे हमलों का करीब 20 से 25 जो बड़े टेररिस्ट अटैक इंडिया में हुए हैं वो मसूद अजहर के दिमाग की उपज थी। जैश ए मोहम्मद का वो सरगना है। जैश ए मोहम्मद जो एक संगठन है उसका, जिसके बैनर तले वो काम करता है, पाकिस्तान के बहावलपुर में उसका बेस्ड है, वहाँ रहता है, वहीं से सारी चीज़ें करता है। तो ये चीज़ें तो चलती रही। मसूद अजहर का जब पार्लियामेंट अटैक हुआ, या पठानकोट हुआ, या श्रीनगर के विधानसभा के बाहर धमाके हुए जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, तो उस वक्त से ही कोशिश ये हो रही थी कि मसूद अजहर को एक ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कराया जाए। अब किसी को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए एक पूरा प्रोसीजर होता है, जो संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन की जो सुरक्षा परिषद है वो इसका फैसला लेती है। अब इसमें जो सुरक्षा परिषद में मेन, अगर किसी को आपको लिस्टेड करना है ग्लोबल टेररिस्ट के तौर पर, तो पहले जो इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं, जो सुरक्षा परिषद के परमानेंट मेंबर हैं, उनकी रजामंदी ज़रूरी है, उनकी सहमति ज़रूरी है, जिसमें चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका। तो अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, ये 5 परमानेंट मेंबर हैं संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के। इसके अलावा 10 जो है वो अस्थायी मेंबर होते हैं, मतलब जो परमानेंट नहीं होते हैं। तो किसी को भी करने के लिए पहले तो इन 5 मेंबर्स की रजामंदी ज़रूरी है। इनमें से अगर कोई भी एक वीटो पावर का इस्तेमाल कर लेता है तो फिर वो होता नहीं है। तो अब तक होता ये आया कि जब पार्लियामेंट अटैक हुआ उसके बाद इंडिया ने इसको वर्ल्ड फोरम पे उठाया, और फिर ये मामला यूएन में गया। यूएन में इसको पूरी तरह से रखा गया। तब जैश का नाम आया था पार्लियामेंट अटैक को लेकर। तब यूएन की सुरक्षा परिषद ने जैश ए मोहम्मद को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया 2001 में। लेकिन तमाम कोशिश के बावजूद कि भैया जैश का जो चीफ है वो तो मौलाना मसूद अजहर है, तो उसको भी करो, पर वो नहीं किया। अब यहाँ पे एक अजीब सी सिचुएशन है कि एक आतंकवादी संगठन है, उस संगठन को तो यूएन मानता है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है,
लेकिन उस संगठन को जो चला रहा है, जो उसका बॉस है, जो उसका हेड है, जो उसका लीडर है, उसको आप टेररिस्ट इंटरनेशनल नहीं मान रहे हो। तो ये एक तरह का मजाक ही था। और जैश को 2001 में आपने दे दिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा, और उस ऑर्गेनाइजेशन के चीफ को 18 साल के बाद आज 1 मई 2019 में यूएन की सुरक्षा परिषद ने माना कि हाँ, ये ग्लोबल टेररिस्ट है। तो ये एक अजीब एक तरह का मजाक भी है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? जब भी होता था तो चाहे वो यूएस हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो या रूस हो, ये तो हमारे सपोर्ट में रहते थे। जब भी इस मसूद अजहर के खिलाफ हम यूएन पे गए इसको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कराने के लिए, पहली बार 2009 में इंडिया ने ये प्रस्ताव रखा था यूएन में, चीन ने इसके बीच में अड़ंगा लगा दिया। 2016 में P3 कंट्रीज़ जो हैं, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, इनके साथ मिलकर फिर दोबारा ये प्रस्ताव रखा, फिर चीन ने इसमें अड़ंगा लगा दिया। 2017 में फिर यही P3 कंट्री के ज़रिए प्रस्ताव रखवाया गया, प्रपोज़ल, फिर यूएन में रिजेक्ट हो गया क्योंकि चीन इसके सपोर्ट में नहीं था। लास्ट में जब पुलवामा अटैक हुआ इसी साल 14 फ़रवरी को, उसके बाद जाहिर सी बात है जैश का नाम आया, मौलाना मसूद अजहर का नाम आया, तो फिर से कोशिश हुई और इसके बाद बाकायदा फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका समेत 10 कंट्री ने इस प्रपोज़ल को रखा यूएन में कि इंडिया के पास पुख्ता सबूत है, पुलवामा अटैक के पीछे जो सीआरपीएफ के काफिले पे जो हमला हुआ उसमें जैश का मोहम्मद है और ये पूरी प्लानिंग, इसका मास्टरमाइंड जैश ए मोहम्मद का सरगना मौलाना मसूद अजहर है। और चूँकि उस वक्त ग्लोबली पूरी दुनिया में इस हमले को लेकर भी सारी कंट्री जो इंडिया के साथ खड़ी थी गुस्सा जताया था, इसकी निंदा की थी इस हमले की, तो लगा था कि इस प्रेशर में चीन जो है इस बार झुक जाएगा। मार्च में इस यूएन की बैठक में इस प्रपोज़ल को रखा गया कि मसूद अजहर को जो है वो डिक्लेयर किया जाए एक आतंकवादी, इंटरनेशनल टेररिस्ट। लेकिन जब इसकी बैठक होनी थी और फैसला लिया जाना था, उससे ठीक 1 घंटा पहले मार्च में चीन ने एक टेक्निकल ग्राउंड पर इस प्रपोज़ल को खारिज करवा दिया। वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं किया कि नहीं मैं इसको नहीं मानता इंटरनेशनल, बल्कि उसने एक टेक्निकल ग्राउंड किया, भी हम इसमें बाकी चीज़ें और देखेंगे, कुछ और सबूत मिले तो इसको होल्ड पे रखें। तो मार्च में ये होल्ड पे चला गया। अब उसके बाद जाहिर सी बात है कि पूरी वर्ल्ड की जो बाकी कंट्री है टेररिज्म को लेकर जो सब लड़ने की बात करते हैं, तो उसमें चीन के इस रुख को लेकर थोड़ा गुस्सा आया, चीन के ऊपर प्रेशर डाला गया। फिर ये भी कहा गया कि भैया हमारे पास और भी रास्ते हैं इसको इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करने के। तो एक तो आप ये डबल स्टैंडर्ड मत अपनाएं टेररिज्म पे, तो चीन थोड़ा प्रेशर में आया। उसके बाद चीन को अब लगा कि कैसे करें, तो अभी हाल में ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चीन गए। कहते हैं कि वहाँ पे चीनी प्रेसिडेंट से उनकी मुलाकात, बातचीत हुई और मसूद अजहर को लेकर स्पेशल बात हुई। और चीन ने इमरान खान को ये क्लियर कहा कि इस बार मैं बचाऊंगा नहीं, बाकी आपके साथ मैं खड़ा हूँ, जो भी मदद होगी सब करेंगे, लेकिन यूएन में मसूद अजहर के ख़िलाफ़ अगर टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए कोई भी प्रपोज़ल जो उस वक्त होल्ड पे था, तो मैं उसमें कोई वीटो या अड़ंगा नहीं लगाऊंगा। और वही आज चीन ने किया, क्योंकि ऑलरेडी प्रपोज़ल था, होल्ड पे था उस वक्त टेक्निकल ग्राउंड पर। आज चीन ने अपना हाथ मसूद अजहर के सर से जैसे ही हटाया, यूएन में ये पास हो गया और मसूद अजहर को इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया। 2001 में उसके ऑर्गेनाइजेशन को किया गया था, 18 साल के बाद मसूद अजहर को। हालांकि फिर मैंने जैसा शुरू में कहा कि जो आदमी लगातार 18 सालों में पिछले हिंदुस्तान को लहूलुहान करता रहा, जिसने दर्जनों हमले किए, सैकड़ों मासूमों की जान ली, खून के आंसू रुलाए, उस आतंकवादी को इंटरनेशनल आतंकवादी बताने के लिए 18 साल लग गए। लेकिन खैर आज ये काम हो गया। अब यहाँ पे एक चैप्टर क्लोज होता है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या मसूद अजहर को इंटरनेशनल टेररिस्ट जो यूएन की सुरक्षा परिषद में आज डिक्लेयर कर दिया गया, इससे हमें खुश होना चाहिए? और क्या अब मसूद अजहर हमारे लिए कम खतरा है? क्या वो हिंदुस्तान के खिलाफ कोई आतंकवादी साजिश नहीं रचेगा? और क्या अब उसकी पूरी जो आतंक की दुकान है बंद हो गई? ये सारे अब सवाल आते हैं। तो इसलिए समझना ज़रूरी है कि ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने के बाद होता क्या है। 2 चीज़ों से आप समझिए इसको।
एक दाऊद इब्राहिम और एक हाफिज़ सईद। दाऊद इब्राहिम डी कंपनी का सीईओ, 93 ब्लास्ट का आरोपी। हाफिज़ सईद पाकिस्तान के जो दूसरा आतंकवादी संगठन सबसे खूंखार लश्कर तैयबा, उसका चीफ, मुंबई हमले का मास्टरमाइंड। इन दोनों को बाकायदा पहले से ही ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है और दोनों ही ग्लोबल टेररिस्ट हैं। बल्कि हाफिज़ सईद पे तो 5 मिलियन या 50 मिलियन डॉलर का यूएस ने इनाम भी रखा हुआ है और कई साल हो गए, करीब 10 साल से ऊपर हो गए इन दोनों को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किए हुए। बट आप हमेशा इन दोनों की खबरें देखते रहते होंगे। हाफिज़ सईद तो एक कदम आगे बढ़कर अभी जो इमरान खान पीएम बने, जो पाकिस्तान में चुनाव हुआ वहाँ की नेशनल असेंबली के लिए, उसमें हाफिज़ सईद ने सारी असेंबली के सीट पे 265-70 जो भी थी, अपने लोगों को चुनाव में खड़ा कर दिया था और वो चुनाव को जीत के पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर यानी वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहा था। चुनाव लड़ा, ये अलग बात है कि उसके सारे लोग जो है उनकी ज़मानत जब्त हो गई, पाकिस्तानी जनता ने, वहाँ की आवाम ने नकार दिया। लेकिन आप मजाक देखिए कि एक शख्स जिसको और जिसके ऑर्गेनाइजेशन को ग्लोबली टेररिस्ट का दर्जा मिला हुआ है यूएन जैसी बॉडी से, वो आदमी पाकिस्तान में खुलेआम घूमता है, पाकिस्तान में चुनावी रैली करता है, पाकिस्तान में चुनाव लड़वाता है और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना तक देख रहा है। तो ये सारी आज़ादी है। तो अब ये सोचिए कि जब वो इंटरनेशनल टेररिस्ट होकर ये सारी चीज़ें कर रहा है तो फिर उसका फ़ायदा क्या हुआ। नंबर 2, दाऊद इब्राहिम के बारे में हमेशा खबर आती कि दाऊद कभी वहाँ ट्रैवल कर रहा है, कभी वहाँ गया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई उसकी पूरी सुरक्षा देती है, सब कुछ करती है। वो बिज़नेस चला रहा है, रियल एस्टेट में है, गोल्ड में है, डायमंड में बिजनेस में है। तो जब ये 2 मिसाल हमारे सामने हैं तो अब आज उसको इंटरनेशनल अगर टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है तो मसूद अजहर के इस नए आज के जो फैसले के बाद कितना असर पड़ता है इसका अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं। अब सवाल ये है कि ग्लोबल टेररिस्ट जिसको डिक्लेयर किया जाता है उनके साथ किया जाता है। तो बेसिक 2-3 चीज़ें हैं। एक, जिस कंट्री में भी वो बंदा रह रहा है जिसको यूएन की तरफ से इंटरनेशनल या ग्लोबल या अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी करार दिया गया, एक तो उसकी सारी प्रॉपर्टी संपत्ति उस मुल्क की सरकार को फ़ौरन जब्त कर लेना चाहिए, तो जब्त करेंगे। दूसरा, यूएन के जितने भी मेंबर कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड में, वो उन कंट्रीज़ में ट्रैवल नहीं कर सकता, वो देश उसको वीज़ा ही नहीं देंगे। इवन जिस कंट्री में वो रह रहा है वहाँ पे भी उसके ट्रैवल पे और इधर से उधर जाने पे रोक होगा। उसकी फाइनेंशियल कोई हेल्प नहीं कर सकता, उसको आर्म्स, हथियार, उसके लाइसेंस, बाकी चीज़ें कोई किसी कीमत पे आप मुहैया नहीं करा सकते, उपलब्ध नहीं करा सकते और उसकी हर गतिविधियों पे आपको नज़र रखनी पड़ेगी। ये होता है एक इंटरनेशनल टेररिस्ट को जब आप डिक्लेयर करते हैं तो उसके साथ ये बेसिक चीज़ें। अब हाफिज़ सईद लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक घूमता रहता है। दाऊद इब्राहिम के बारे में है कि कभी वो सऊदी पहुंच जाता है, कभी अफ्रीका के कंट्री में पहुंच जाता है, कोई रोक टोक नहीं है। हाफिज़ सईद के तमाम मदरसे और दूसरे प्रॉपर्टी हैं पाकिस्तान में, मसूद अजहर के हैं। तो अब सवाल ये है कि उन लोगों के तो आज तक सीज़ किए नहीं गए और जो किए गए तो उनके पास भी बड़े सही तरीके हैं कि जब लश्कर था, लश्कर के नाम पे बैंड हुआ तो उन्होंने जमात-उद-दावा के नाम से एक नया संगठन खोल दिया और उन्होंने कहा कि ये तो भैया नेक काम के लिए बच्चों को पढ़ाता है, स्कूल जैसे हाफिज़ सईद स्कूल चलाता है, उसकी एम्बुलेंस सेवा भी चलती है। तो अब ये भी क्या करेगा ये मसूद अजहर, वो जैश की जगह पे कुछ और कर देगा नाम, उसके बाद वो किसी और के नाम पे कर देगा, तो कहेगा इससे तो मेरा कोई लिंक नहीं है। जो प्रॉपर्टी है वो नाम किसी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी एनजीओ के, किसी और थ्रू पे वो उधर ट्रांसफ़र कर देगा। उस प्रॉपर्टी को फिर सीज़ करने का भी कोई मतलब नहीं बचता है। फंडिंग जो आती है वो डायरेक्ट अपने नाम पे लेने की बजाय अपने गुर्गों के नाम पे ले लेगा, वहाँ से भी कोई रोक टोक नहीं। और ये सारी चीज़ें ऐसा होगा ये मैं नहीं कह रहा, ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसके 2 एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो या फिर हाफिज़ सईद हो। तो इसका बहुत ज़्यादा कोई असर पड़ेगा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। अब तीसरा यहाँ पे कि इस इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करने से क्या मसूद अजहर को उसके किए की सज़ा मिल गई? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसके किए की सज़ा उसको सिर्फ कानून दे सकता है, चाहे वो पार्लियामेंट अटैक हो, चाहे श्रीनगर विधानसभा के बाहर हुआ धमाका हो, चाहे वो पुलवामा अटैक हो,
भारतीय कानून की नज़र में वो एक आतंकवादी है, एक मुजरिम है, और जब तक भारत के कानून के दरवाजे तक उसको नहीं लाया जाता और यहाँ की अदालत अपना फैसला नहीं सुनाती और उसे सज़ा नहीं दी जाती, तब तक उसकी सज़ा मुकम्मल या पूरी नहीं हो सकती। तो इसलिए ज़रूरी है, या तो फिर ये है कि एक दूसरा जिस तरीके से हम सबूत देते हैं, पाकिस्तान यही काम करे अपनी अदालतों के ज़रिए और दुनिया के सामने, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं कि कह दे हाँ जी हमने तो उसको उठा लिया है, जेल में डाल दिया, और जेल की बजाय में कहीं जेल में भी ऐश से रह रहा है और फर्जी तरीके से मुकदमा चला के और आई वॉश कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो वही करे उसके जुर्मों का हिसाब तो इंटरनेशनल मीडिया के सामने करे, दिखाए कि हाँ उसके साथ ये चीज़ें हो रही है। तो ये एक पहल है, बेशक इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर किया एक जीत है, ये एक हमारी आप इसको कहें तो एक मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते हैं जो बाकी के देशों के साथ, उस मामले में भी जीत है। लेकिन मसूद अजहर को आज के इस यूएन के फैसले से उसके किए की सज़ा मिल गई है, उसके जुर्म का हिसाब हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तब तक नहीं होगा जब तक कि उसको उसके किए की कानूनन सज़ा नहीं मिलती। तो ये मसूद अजहर के आज के उसके फैसले के ऊपर था। अब इसमें 2-3 चीज़ें और हैं कि किसी को संयुक्त राष्ट्र या यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन, कैसे ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करता है। तो एक इसमें एक प्रपोजल होता है 1267। ये आईएसआईएस और अलकायदा की जो एक शुरुआत में था कि इन लोगों से जुड़े हुए जो लोग थे उनको कैसे, या इस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे टेररिस्ट डिक्लेयर करें। तो ये उस लिस्टिंग में, ये उस लिस्ट में आते हैं। और इसी 1267 में किसी भी कंट्री को लगता है कि ये उसके खिलाफ दुश्मन है, सबूत है और ये टेररिस्ट है, तो अगर उस लिस्ट में उसका नाम आ जाता है तो फिर, और उस लिस्ट में नाम आने का मतलब ये है कि जो इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, अगर इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता तो वो लिस्टेड हो जाता है। और जैसे ही लिस्टेड होता तो फिर उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर कर देते हैं। अब सवाल ये कि अब तक चीन मसूद अजहर को क्यों बचाता रहा था पिछले 10 सालों से। तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि चीन ने पाकिस्तान में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। एक तो बाकायदा पूरा है वो चीनी लोगों के लिए शहर ही बसा रहा है, बल्कि उस शहर के अंदर कहते हैं चीनी करेंसी भी चलती है। और पाकिस्तान को उसने बहुत सारे कर्ज दे रखे हैं, उस कर्ज के बदले में वो पाकिस्तान से बहुत सारे फ़ायदा उठाता है। दूसरा, उसे हमेशा चीन को ये सूट करता है कि हिंदुस्तान में शांति न रहे, उथल पुथल रहे, क्योंकि उथल पुथल रहेगा तो हिंदुस्तान उसी में उलझा रहेगा, वो अपना बाकी काम करता रहेगा। तो उसके लिए पाकिस्तान ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के ज़रिए वो हिंदुस्तान में उथल पुथल कराता रहता है। लेकिन अब पाकिस्तान डायरेक्ट कैसे उथल पुथल करे? तो पाकिस्तान वो हाफिज़ सईद हो, मसूद अजहर हो, दाऊद इब्राहिम हो, इनको मोहरा बनाकर उथल पुथल करवाता है। तो उसी में एक मोहरा मसूद अजहर है। इसलिए जब जब ऐसी चीज़ें आती थी तो चीन कहता था पुख्ता सबूत दो, पुख्ता सबूत दो। इवन पुलवामा को लेकर भी था कि आप डायरेक्ट एविडेंस दो, तब हम बात करेंगे। तो इसीलिए चीन का हमेशा इंटरेस्ट रहा कि हिंदुस्तान में चूँकि अगर शांति रही, सब कुछ ठीक रहा, तो फिर हिंदुस्तान चीन के लिए ख़तरा है। तो हिंदुस्तान में उथल पुथल हो, उसके लिए ज़रूरी है कि जो पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी संगठन हैं वो यहाँ पे कुछ इस तरीके की चीज़ें करते रहें जिसका उसे फ़ायदा हो। इसीलिए चीन ने हमेशा बैक किया मसूद अजहर को। लेकिन इस बार चूँकि पुलवामा अटैक बहुत बड़ा अटैक था और वर्ल्ड में पूरे इसको जिस तरीके का लेकर रिएक्शन दिया गया, उससे चीन थोड़ा प्रेशर में आया। और उसी प्रेशर का नतीजा है कि चीन ने आखिरी वक्त में मसूद अजहर से अपना हाथ हटाया और अब मसूद अजहर को इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये थी पूरी कहानी। अब मुझे लगता है कि आज आप लोगों के सवाल होंगे तो वो ज़रूर अब मैं लूँगा। और दीपक शुरू हो जाओ। सर, रूप एम नाम से एक आईडी है सर, वो कह रहे इंटरनेशनल टेररिस्ट को जेल क्यों नहीं भेजा जाता इंटरनेशनल जेल में? इंटरनेशनल टेररिस्ट बोल देने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? रूप एम का सवाल है कि इंटरनेशनल टेररिस्ट को जेल क्यों नहीं भेजा जाता। मैंने आपको बताया कि इसके जो क्लाउज हैं वो ये हैं कि आपको जैसे ही इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाता है, जिस कंट्री में वो है उस कंट्री में वो की सरकार जो है वहाँ की, उसकी जिम्मेदारी है कि उसके सारे प्रॉपर्टी के, उसके मूवमेंट पे, इन सारी चीज़ों पे रोक लगाए। गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? अब यहाँ पे एक चीज़ आपको थोड़ा सा समझना होगा। आम तौर पे जितने भी ये केस होते हैं यूएन में किसी को इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर कराने के लिए, वो हमेशा जिसको लेकर ये डिक्लेयर कराना होता है वो किसी और कंट्री में होता है। जैसे सपोज किसी इंडियन को, इंडिया यूएन में जाके ये नहीं कहेगा कि आप इसको इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करो, वो इंडिया में ही है और इंडियन सिटीज़न भी है, नहीं कह सकता। अब इसकी वजह बताता हूँ।
वजह यह है कि वो इंडिया में ही रह रहा है और आपको लगता है आपके लिए ख़तरनाक है, तो आप खुद उसको पकड़ के सज़ा क्यों नहीं देते, आप इंटरनेशनल लेवल पे क्यों आ रहे हो। तो इसका मतलब है फिर यहाँ पे बहुत सारी नाकामी खुलती है कि यार हम कैपेबल नहीं है, हमारी फोर्सेस कैपेबल नहीं है, हमारी पुलिस कैपेबल नहीं है। तो एक तो ये नहीं, तो हमेशा जो इस तरह के केसेस आते हैं वो सारे वो होते हैं जो दूसरे मुल्क में हैं और वहाँ से बैठ के हमारे मुल्क को, हमारे देश को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि ये बेस्ट एग्जाम्पल ले लीजिए आप इसी मसूद अजहर का। ये पाकिस्तानी सिटीज़न है, पाकिस्तान में रहता है, लेकिन नुकसान हिंदुस्तान को पहुंचाता है। नुकसान हमें पहुंचा रहा है इसलिए हम, अब हमारा जो कानून है, जो हमारा जुरिस्डिक्शन है, वो पाकिस्तान में नहीं चलता। पाकिस्तान एक अलग मुल्क है, वहाँ के कानून अलग है, वहाँ की पुलिस अलग है, वहाँ का सब कुछ अलग है। तो हमारी बाउंड्री के अंदर है। तो अब उस मुल्क में उस जो गुनहगार उसको कैसे सज़ा दिलाए, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म है, यूएन जैसी बॉडी है, तो इसलिए हम उसको कहते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान ये है कि बहुत ईमानदारी से काम करे तब वो उसको जेल में डाल दे। कई बार प्रेशर होता, कुछ कुछ दिनों के लिए हाफिज़ सईद जैसे लोगों को भी जेल में डाला है, लेकिन वो उसे गिरफ्तार नहीं करते हैं क्योंकि वो उसके लिए उतना ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं जितना कि जिस मुल्क को ज़्यादा नुकसान पहुंचा वो होती है। सर अमर जुगार जी कह रहे हैं कि सर इंटरनेशनल टेररिस्ट को यूएन के परमानेंट मेंबर मिलकर कंबाइन ऑपरेशन करके क्यों नहीं मार देते। कौन है सर? अमर जुगार। अच्छा, अमर जुगार साहब, इनका ये है कि यूएन के परमानेंट जो मेंबर हैं, मतलब मुझे लगता है वो 5, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, ये ऐसे लोगों को कंबाइंड मिलके मार ही क्यों नहीं देते। देखिए फिर वही वाली बात आ जाएगा, एक तरफ यूएन है, एक तरफ फिर ह्यूमन राइट्स भी है जहाँ पे ऐसी चीज़ों की इजाज़त नहीं है। तो कानून के हिसाब से हर जुर्म और हर मुजरिम के लिए सज़ा है, फैसला है। तो एक सभ्य मुल्क, एक सभ्य देश और एक दुनिया जो है वो इसी रास्ते पे चलती है। ऐसे पकड़ के मारने का कहीं पे परमिशन नहीं है। सर सुभाषिश मेहंदी जी, पेड क्वेश्चन है इनका, सर यूएन के खुद के क्या क्या पावर्स हैं ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने के बाद? सुभाषिश मेहंदी साहब, यूएन के पावर ये हैं कि अगर उनके इस जो उसमें लिखा हुआ है कानून में कि जैसे आपने इंटरनेशनल या ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया, तो वो यूएन के किसी भी मेंबर कंट्रीज़ में नहीं जाएगा, वहाँ वो कंट्रीज़ को वीज़ा नहीं देगी। दुनिया के किसी भी मुल्क में उसकी अगर प्रॉपर्टी है वो सीज़ कर ली जाएगी, तो ये यूएन कराएगा। इसके अलावा उसकी आज़ादी पे रोक होगी कि वो ज़्यादा मूव ना कर सके। तो ये चीज़ें जो है यूएन इसको मॉनिटर करती है और देखती है, और बाकायदा जहाँ जहाँ लगता है कि कोई कंट्री अगर इसको फॉलो नहीं कर रही है तो वो उसके खिलाफ बाकी चीज़ें भी करती है। और फिर तो बहुत सारे ऐसे पावर भी हैं, सैंक्शन से लेके मॉनिटरी से लेके बाकी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। सर आफ्ताब अंसारी जी पूछ रहे हैं कि आपके मुताबिक आपको क्या लगता है जो कांदार हाईजैक में हमने छोड़ा था इसे, वो सब इंडिया की सबसे बड़ी गलती होगी? आफ्ताब अंसारी साहब, इस पे लेके बहुत सारी बहस हुई है कि कांदार हाईजैकिंग के दौरान जो हम लोगों ने छोड़ा था वो बहुत बड़ी गलती थी। दोनों पहलू हैं। चूँकि मैं उस वक्त 7 दिन तक लगातार इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ही था। हर वक्त ये था कि आज ये लोग छूटेंगे, आज छूटेंगे। और वो जो फैमिली थी, मैं उन्हीं के साथ दिन भर रहता था, लगभग हर दिन 14-16 घंटे। तो उनकी जो चेहरे पे जो डर, दहशत और वो सारी चीज़ें थी, किसी का इकलौता बेटा था, किसी की बेटी थी, किसी के माँ बाप थे उस वहाँ पे बंधक बने हुए, और वो भी कम नहीं, 150 के आसपास। तो उनके नज़रिए से देखें तो ये लगता था कि बस कुछ भी हो जाए, ये सब सही सलामत लौट आए, इनका बच्चा आ जाए, इनकी बेटी लौट आए, इनके माँ बाप लौट आए, इसका भाई आ जाए, उसकी बहन आ जाए। तो उसको लाने के लिए सरकार को जो भी कोशिश करनी चाहिए थी, मुझे लगता है कि उस वक्त, उस मौके पे जो इन मसूद अजहर जैसे लोगों को छोड़ के और इन लोगों की जान बचाएगी, कहीं ना कहीं मैं उस वक्त के गवर्नमेंट के, मतलब मेरी अपनी ये पर्सनल राय है कि मैं सपोर्ट में हूँ। और क्यों, उसकी वजह शायद आप लोग दूर से बैठ के उतना ना समझें, क्योंकि मैं लगातार जो 6-7 दिन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे था और उनके बीच में था, तो उनके दर्द को बहुत ज़्यादा महसूस किया था। और मुझे आज भी वो दिन याद है, 31 दिसंबर को ये लोग लौटे थे जब वो रिलीज़ किए गए थे, उनको छोड़ा गया था, और उस दिन भी मैं वहीं था। और वो 31 दिसंबर आमतौर पे न्यू ईयर का जश्न मनाया जाता है, और उस दिन लगा था कि हाँ, अगले दिन वाकई न्यू ईयर है। और मुझे आज भी वो याद है, इंडियन एक्सप्रेस की 1 जनवरी को हेडलाइन थी हैप्पी न्यू ईयर, और वो जो फैमिली लौटी थी उन सब की फ़ोटो थी नीचे। तो मुझे लगता है कि वो मौके के हिसाब से इसको किसी तरह से आप देखें, लेकिन इतने लोगों की जान बचाना भी सरकार की जिम्मेदारी सी ज़रूरी थी। तो जो बेहतर लगा उस वक्त, शायद इसीलिए ऐसा फैसला लिया गया।
सर मसूद अजहर के ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने के बाद क्या पाकिस्तान को आइसोलेट किया जा सकता है यूएन में, जैसे इसको घोषित किया गया है? और क्या जितने भी संगठन हैं जैसे एफएटीएफ है उसके फाइनेंशियली इसको ब्लॉक कर सकते हैं, ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं कई सारे देश? मसूद अजहर के ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किए जाने के बाद पाकिस्तान प्रेशर में तो आएगा, उसकी वजह बता रहा हूँ। बाकी चीज़ें कुछ बदलनी नहीं बदलनी वो अलग बात है, लेकिन एक मुल्क के अंदर तीन तीन आपके यूएन की तरफ से ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किए हुए लोग बैठे हुए हैं, खुलेआम हैं, ये भी नहीं कि छुपे हुए हैं पाकिस्तान के। हम जैसे दाऊद के बारे में, चलिए पाकिस्तान का हमेशा स्टैंड है कि वो हमारे पास नहीं है, हमारे यहाँ नहीं रहता है, और इसलिए दाऊद के कभी कोई पाकिस्तान में कोई ऐसी तस्वीर या वीडियो सामने नहीं आया। हालांकि उसके पता है, उसके टेलीफोन नंबर सबको पता है, इवन हम लोगों को पता है, लेकिन वो ओपन में कभी नहीं आया। लेकिन चाहे वो सैयद सलाउद्दीन हो या फिर आपके हाफिज़ सईद हो या फिर मसूद अजहर हो, ये तो ओपनली घूमते हैं। इनके तो पाकिस्तानी चैनल पर इंटरव्यू भी चलते हैं, इंटरव्यू भी देते हैं, अखबारों में इनकी खबरें छपती हैं, तस्वीरें छपती हैं। मसूद अजहर तो अपना एक अखबार भी निकलता है पाकिस्तान से, कौन सा कलाम करके अखबार है वो। तो तीन तीन आपके पास ग्लोबली टेररिस्ट आपके मुल्क में हैं, तो प्रेशर तो आएगा, और जाहिर सी बात है पाकिस्तान को उस हिसाब से यूएन के इस रेजोल्यूशन के हिसाब से एक्शन भी लेना पड़ेगा। नहीं लिया तो फिर इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान की और ज़्यादा किरकिरी होगी। सर आदित्य जैन जी का पूछना है कि सर आज जैसे नक्सली हमले में 14 जवान शहीद हो गए थे, तो क्या भारत उन पर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं करता जैसे विदेश में जाके करता है? आदित्य जैन जी, थोड़ा सा एक मसला है यहाँ पे। देखिए, एक देश के बाहर के दुश्मनों से लड़ना और देश के अंदर के अपने लोगों से लड़ना, ये जो नक्सल पूरा आंदोलन है, जाहिर सी बात है ये नक्सली जो हैं वो अपने ही लोग हैं, लेकिन जिस तरीके की वो हरकतें करते हैं उसके लिए कहीं पे भी, क्योंकि वायलेंस के लिए किसी भी सोसाइटी में कोई जगह नहीं होती है, ना होनी चाहिए, और जिस तरीके से हमारे फोर्सेस को लगातार निशाना बनाते हैं, तो सर्जिकल स्ट्राइक की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ज़रूरत है एक पूरे प्लानिंग की, ऑपरेशन की, और इस नक्सल मूवमेंट को ख़त्म करने की, और इससे जो लोग जुड़े हुए हैं उनको ब्रेन वॉश करके वापस समाज की मुख्य धारा में लाने की। तो उसके लिए कोशिशें चल रही हैं, लेकिन मुझे लगता है जिस हिसाब से कोशिश होनी चाहिए, जिस लेवल पे कोशिश होनी चाहिए, शायद वैसा नहीं। और हम लोग एक्चुअली नक्सल मूवमेंट को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं है। जब ऐसा होता है रोते पीटते हैं, फिर भूल जाते हैं, जबकि ये बहुत पहले कहा गया कि आने वाले वक्त में ये एक बड़ा सिरदर्द होने वाला है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस पूरे मूवमेंट को गहराई में देखा जाए और इससे निपटने का पूरा इंतज़ाम होना चाहिए, और वो सरकार का काम है, उसको कोशिश करनी चाहिए। सर एक जनरलाइज सवाल है कि अगर मसूद अजहर ग्लोबल टेररिस्ट हो गया है, तो क्या अगर भारतीय वायुसेना या कोई भी भारतीय फौज जाके उसको मार देती है तो क्या गुनाह होगा? और वो कौन से कारण है या किस कारण की वजह से पाकिस्तान हमें मसूद अजहर नहीं सौंप रहा है? एक ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, उसके बाद क्या हमारी फोर्सेस जाकर घुस के पाकिस्तान में मार देती है, वो क्राइम होगा, गुनाह होगा? ये सवाल है। ये यहाँ पे एक क्राइम होगा। वो कैसे होगा? अगर ये इस्टेब्लिश हो जाता है कि हमारी फोर्सेस, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे पैदल सेना हो, अगर ये साबित हो कि हमने LOC या अपने बॉर्डर को क्रॉस करके उनके बॉर्डर में गए, उनकी ज़मीन पर गए और वहाँ जाके इस तरीके की कार्रवाई की है, तो फिर ये वॉर की कैटेगरी में आ जाता है। खामोशी से आप मार सकते हैं, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमने किया, लेकिन हमने मतलब ये भी कहा कि ये जो LOC का एरिया है जो वहाँ पे किया, पाकिस्तान की जो बॉर्डर के जो हमारे इंटरनेशनली रूल्स रेगुलेशन है उसको तोड़ा नहीं है, पाकिस्तान की आम जनता पे हमला नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप छुप के तो कर सकते हैं, ओपनली आप जाकर, अगर सपोज़ मान लीजिए कि वो लाहौर में है और हमारी एयरफोर्स लाहौर में घुस के और उस तय ठिकाने को ढूंढती है जहाँ मसूद अजहर, और बम गिरा के चली आती है, तो हमें फिर ये क्लेम बताना कि हमारी एयरफोर्स लाहौर तक गई है, उसने बम गिराया, मार के चलाया, तो फिर वो वायु सीमा का भी उल्लंघन माना जाएगा और दो देश की जो हद है उसको लेके भी माना जाएगा। तो उसको लेके फिर इंटरनेशनल कोर्ट में और UN में, वहाँ पे फिर बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। तो आप ओपनली नहीं कर सकते। सर वो क्या कारण है कि भारत अब तक UN में अपनी परमानेंट सीट ले नहीं पाया है? बहुत ज़माने से कोशिश हो रही थी भारत के लिए UN में परमानेंट सीट की, लेकिन वही है कि इसमें कई देश जो हैं हमारे, जैसे इसमें भी चीन बीच में आ जाता है, और भी कुछ अलग अलग वक्तों पे, जैसे कई मुल्क अपने दोस्त होते हैं आज, आने वाले में फिर उनके सुर बदल जाते हैं। जब हम लोगों ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था तब भी बहुत सारे मुल्क जो हमारे दोस्त थे वो थोड़े से बिदक गए थे। तो कई चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया जैसी ताकत को, और इंडिया जिस तरीके से बढ़ रहा है, और इंडिया की जो पिछले आप 20-25 साल के बाद की आबादी से लेके एजुकेशन के फील्ड में, बाकी फील्ड में आप तरक्की देखें, तो ज़्यादा दिन दूर नहीं है जब हम लोग UN में परमानेंट इसके मेंबर
ना हो, मुझे ऐसा नहीं लगता, बिल्कुल होंगे। सर जो आपने कहा कि हम घुस के नहीं मार सकते उसे, तो फिर सर एक सवाल है सनी जी का, सर अमेरिका ने ओसामा को कैसे मारा फिर? सनी जी बिल्कुल घुस के नहीं मार सकते हैं, लेकिन अमेरिका ने ओसामा को कैसे मारा इसके बारे में आज भी कागज़ पे क्लेम नहीं किया जाता है कि हमारे फोर्सेस गई, हमारी चॉपर गए, हमने ऐसे किया, हमने वैसे किया। जब ये ऑपरेशन हुआ था तब किसी को बताया नहीं गया था, ना पाकिस्तान की अथॉरिटी को ये पता था। इवन जो एबटाबाद है वहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी का बेस है, वो पूरा एबटाबाद में वहाँ पे रिटायर्ड जो आर्मी के लोग हैं वो रहते हैं, उनका घर है, लेकिन उस वक्त किसी को बताया नहीं गया। बाद में अमेरिका ने जो अलग अलग चीज़ों से क्लेम किया गया और फिर बताया गया, तो उसकी दो वजह थी। एक, ओसामा बिन लादेन 9/11 का गुनहगार था, अमेरिका उसको किसी कीमत पे ढूंढना चाहता था, 10 साल लगा दिए उसने, और पूरी दुनिया में उसके ऊपर इनाम था। तो यहाँ पे पाकिस्तान की कमज़ोरी ये आ गई कि चूँकि उसने लादेन को मारा और लादेन को उस जगह पे मारा कि जो वो पाकिस्तान में, तो एक जिसको पूरी दुनिया ढूंढ रही है वो टेररिस्ट आपके घर में 2-3 साल से छुपा हुआ है, और वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपका सबसे सेफ़ एरिया है, एबटाबाद। तो पाकिस्तान की यहाँ पे हालत ये हो गई थी कि वो ना निगलते बन रहा था ना उगलते बन रहा था। अगर वो ये कहे कि आपने घुस के मेरे सरहद का उल्लंघन किया, तो फिर ये है कि उसके ऊपर आएगा कि तुमने ओसामा बिन लादेन को पनाह कैसे दे रखी थी। तो पाकिस्तान यहाँ भी फंस रहा था। इसलिए अब पाकिस्तान जैसे ही कहे कि हाँ अमेरिकन फ़ौज आई और उसने हमारे उसमें करके और चली गई, तो उसको बताना पड़ेगा क्यों आई। तो बताएगा कि ओसामा बिन लादेन को मारने। तो क्या मारा, बोलेगा हाँ मारा, तो इसका मतलब ओसामा बिन लादेन एबटाबाद पाकिस्तान में था। यहाँ पे पाकिस्तान आगे फंस जाएगा। इसलिए पाकिस्तान यह है उल्लंघन की श्रेणी में, पर पाकिस्तान ने किसी फोरम पे आज तक यूएस के खिलाफ कंप्लेंट नहीं की है कि यूएस ने हमारी हवाई सीमा का और इसका उल्लंघन किया। क्यों? ये क्लेम करते ही पाकिस्तान फंस जाती है। तो पाकिस्तान की अपनी कमज़ोरी और कमी थी, जिसकी वजह से उसने कभी यूएस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, ना कोई कंप्लेंट की। और यही सी चीज़ दूसरी जगह पे, जब मैंने अभी शुरू में बताया कि हम घुस के तो मार सकते हैं, लेकिन जैसे हम क्लेम करेंगे कि हम लाहौर तक हमारी एयरफोर्स चली गई थी, तो वो फिर इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग फोरम पे बहुत सारी दिक्कतें पैदा करती हैं। तो अनिमेश यादव जी का सवाल है कि सर आतंकवादी अपने आप को लड़ाके क्यों कहते हैं और वो काले झंडे का उपयोग क्यों करते हैं उसमें ज़्यादातर? आतंकवादी हमेशा, देखिए, लड़ाके क्यों कहते हैं, जो भी ये लोग काम करते हैं उनको लगता है कि वही सही है, और इसीलिए वो लड़ाके, मुजाहिदीन, ये सारे नाम यूज़ करते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में वो गलत नहीं कर रहे हैं। उनका ब्रेन वॉश इसी तरह किया जाता है, उनको ट्रेंड इसी तरह से किया जाता है। और दूसरा, ये जो आमतौर पे जो आईएस का और इसका जो झंडा है, उस पर कायदे से कलमा लिखा होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन वो उस ब्लैक, अलग अलग मुल्कों में जो इस तरीके के झंडे हैं उनके कुछ में वाइट में ब्लैक पे होता है, लेकिन जो आईएसआईएस का है उसमें जैसे वो पूरा ही ब्लैक होता है। बगदादी के लिबास भी ब्लैक है। तो ये एक पुरानी कोई हिस्ट्री है, इतिहास है, जिसकी वजह से इस कलर का चुनाव चल रहा है। सर इमरान खान जी एक हैं, वो कई बार उन्होंने क्वेश्चन पूछा है सर, क्या पुलवामा अटैक में हमारे यहाँ के लोगों की साजिश थी? ऐसे ऑडियो सामने आए थे। इमरान साहब बीच में एक ऐसे ऑडियो आए थे, मुझे मालूम है, लेकिन वो फेक था, और उसमें कुछ बातचीत भी दिखाई गई थी कि प्लानिंग हो रही है वो, लेकिन वो सारे, बल्कि हम लोगों की भी फैक्ट्स, जो चेक टीम है उसने भी चेक किया था, उसके कोई सिर पैर नहीं थे। और वो जो हुआ था पुलवामा में अटैक, वो वाकई हुआ था, और जो इसके पीछे थे वो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जैश के लोग थे। सर गौरव शाह जी का सवाल है सर, क्या मसूद अजहर को भारत कभी भी कहीं और मार सकता है? अगर मार देता है तो क्या उसे अमेरिका को जवाब देना पड़ेगा? देखिए गौरव साहब, बिल्कुल किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा। मैंने जैसे कह रहा हूँ कि अगर प्लानिंग के तहत खामोशी से हमने कहीं घुस के मार दिया, तो बस यही चीज़ होगा कि हम उस वक्त क्लेम नहीं करेंगे, तो नाम ही नहीं आएगा। लेकिन मारना जो है वो ऐसा नहीं है कि कोशिश ना हो रही हो, ये सारी चीज़ें बड़ी गुप्त चलती रहती हैं, ये इसमें सीक्रेसी ऐसे ऑपरेशन में मेंटेन की जाती है। तो कोशिश तो लगातार चलती है, जब मौका मिल गया तो कहीं ना कहीं वो मार दिया जाएगा। लेकिन उसको लेके फिर उस वक्त क्लेम करना जो है, क्योंकि फिर बहुत सारी, जैसे मैंने आपको बताया, चीज़ें बीच में आती हैं, तो वो नहीं होती। लेकिन हाँ, क्लेम करने का भी रास्ता है, ऐसी जगह उसको मारने का दिखाएं जहाँ पे कोई ज़्यादा डिस्प्यूट ही ना हो, तो वो भी पॉसिबल है। सर शम्सवी केजी का सवाल है, इंडिया को ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होगा, दाऊद भी ग्लोबल टेररिस्ट है, उसको वापस नहीं ला पाए, अब इसको कैसे लाएंगे? देखिए, मैंने ये शुरुआत में ही कहा था कि ये एक जीत है कि उसको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है, लेकिन इस ग्लोबल टेररिस्ट को डिक्लेयर करने से क्या फ़र्क पड़ेगा मसूद अजहर पे, और क्या उसके ऑर्गेनाइजेशन पे, और क्या वह हिंदुस्तान के खिलाफ जो उसका लगातार चलता रहता है कुछ ना कुछ, कितना रुकेगा,
क्योंकि इसका एग्जाम्पल मैं वही दो चीज़ें बार बार कह रहा हूँ कि दाऊद इब्राहिम और हमारे पास हाफिज़ सईद का एग्जाम्पल पहले से है। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा प्रेशर होगा, क्योंकि अब उसके पास, उसकी गोद में एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन ग्लोबल टेररिस्ट बैठे हुए हैं। तो अगर इनकी तादाद बढ़ती रही तो फिर पाकिस्तान के ऊपर जाहिर सी बात है प्रेशर तो आएगा ही। सर निशांत जी का सवाल है कि सर ऐसे तो इंडिया भी दाऊद को मार सकता है, क्योंकि पाकिस्तान कभी ये नहीं कहता कि दाऊद उसके यहाँ है। देखिए फिर बात वही है निशान साहब, ये जितने हम लोग सवाल है ना कि ये मार सकते हैं, वहाँ मार सकते हैं, वहाँ घुस सकते हैं, ये सब हवाई बातें असल में हो जाती हैं। मारना होगा जब मार दिया जाएगा। ये चीज़ें एक तो बता के कभी भी कोई, अब जैसे पूछे कि अच्छा हमारी सरकार क्यों नहीं कोशिश कर रही है इन लोगों को मारने की, तो हमें आपको क्या पता, हो सकता है गवर्नमेंट कोशिश कर रही है लेकिन कामयाबी कभी नहीं मिली। तो ये चीज़ें बड़ी इसको गुप्त रखी जाती हैं, इसके ऊपर ना बातें होती हैं, ना बताई जाती हैं, ना इस ऑपरेशन की डिटेल सामने आती हैं। बट कोशिश होती, ये भी ज़रूरी नहीं है। मैं तो ये भी आपसे कह रहा हूँ कि दाऊद को, हाफिज़ सईद को या फिर मसूद अज़हर को मारने के लिए पाकिस्तान में हमारे फोर्स भेजने की भी ज़रूरत नहीं है, हमारे एजेंट को भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा सिंपल सा, पाकिस्तान में ही लोकल पाकिस्तानी लोगों को हायर करते हैं, उनको आप पैसे दें, सुपारी दें, जो एक क्राइम के केसेस में अक्सर होता है, और वही ठिकाने लगा दें। अब ये है कि ऐसा भी नहीं हुआ होगा, ये भी मैं नहीं मानूंगा, ये भी ट्राई किया गया होगा। और जनरली ऐसी चीज़ें हर मुल्क एक दूसरे के में अपने जो दुश्मन छुपे होते हैं उनके लिए करते हैं। तो कोई भी एक पाकिस्तानी अगर उसको एक बड़ी अमाउंट का लालच दें कि तुमको हम 50 करोड़ रुपए देंगे, तुम जाओ मसूद अजहर को मार दो, तो जाहिर सी बात है वो तो अपनी पूरी ताकत से लग जाएगा। तो अब लेकिन ये है कि उसी हिसाब से वो लोग भी अपनी सिक्योरिटी और अपने बाकी बचाव के लिए काम करते हैं। तो कोशिश चलती रहती है, लेकिन ये कहना कि उसको मार दें, उसको मार दें, ये जब तक काम हो ना जाए तब तक सिर्फ हवाई बातें रह जाती हैं। सर दिवेश जी का सवाल है कि सर आप जैसे जो लोग मीडिया में रहते हैं, वो मिलिट्री से जो कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन आती है, आप उसको कैसे छांटते हैं कि क्या दिखाना चाहिए, क्या नहीं दिखाना चाहिए? दिवेश जी देखिए, डिफेंस रिपोर्टिंग में एक बड़ी बेसिक, उसकी तो एक ट्रेनिंग भी होती है। वॉर, जैसे वॉर आप करने गए तो ट्रेनिंग होती है, डिफेंस की होती है। जो भी ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी चीज़ें जो आपके राष्ट्र हित में नहीं है, जो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, जिससे हमारी सुरक्षा को ख़तरा हो सकता है, जिस इन्फॉर्मेशन से दुश्मनों को फ़ायदा हो सकता है, वो चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए, वो चीज़ें सामने लानी नहीं चाहिए। इसके अलावा बाकी कुछ भी है, अगर उसमें करप्शन है तो करप्शन दिखाएं, अगर क्राइम हुआ है तो आप क्राइम दिखाएं। आर्मी में और इसमें बहुत सारे ऐसे क्राइम की स्टोरीज आए हैं। बल्कि आज इत्तेफाक की बात यह कि मसूद अजहर अगर ये डिक्लेयर ना होता तो मैं आज बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको सुनाने वाला था कि एक मेजर को एक कर्नल की वाइफ से प्यार हो जाता है। अब दोनों को शादी करनी, अड़चन बहुत है, और उसमें मेजर को मरना था, तभी ये शादी मुमकिन थी। अब आप ये सोचें कि मर के शादी कैसे कर सकता है, तो ये पूरी कहानी थी। तो आज हुई नहीं, लेकिन मैं आपको कल सुनाऊंगा। सर कई लोग सोच रहे हैं या समझ रहे हैं कि चाइना इसके पीछे उसका कोई हाथ हो गया, कोई छिपा हुआ एजेंडा होगा जो ये खुल के नहीं बता रहा, आने वाले वक्त में बताएगा। तो इस पर आपकी क्या है? देखिए, सोच की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए बहुत सारे लोग की ये सोच है कि उसका एजेंडा होगा। बिल्कुल हो सकता है, पर यह भी हो सकता है कि चीन दबाव में हो, ये भी हो सकता है कि कुछ पाकिस्तान के साथ नई डील हुई हो। क्योंकि आमतौर पे जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो कोई एक कैरेक्टर, एक मसूद अज़हर या एक दाऊद या एक हाफिज़ सईद, किसी के लिए तब तक ही काम का होता है जब तक कि वो काम का हो, वरना तो जो सरकार उसको प्रोटेक्शन देती है एक दिन वही उसको मार के फेंक देती है। और ऐसे कई एग्जाम्पल इस दुनिया में हुए हैं। तो हो सकता है इससे बड़ी कोई डील हुई है चीन और पाकिस्तान में, इसलिए मसूद अज़हर को थोड़ा साइड कर दिया गया। सर दिवेश जी को पूछ रहे हैं कि सर आपने जो कहा वो ठीक है, लेकिन जो फाइनल कॉल कौन लेता है, आर्मी या आप लोग? नहीं देवेश जी, इसमें फाइनल कॉल, एक तो पहली चीज़ यहाँ पे आर्मी वही चीज़ देती है जो उसे मालूम है कि जितना देना है। एक 10 लाइन की अगर इन्फॉर्मेशन है तो उसमें से कितनी लाइन देनी है, पहला तो आर्मी है, क्योंकि आर्मी की सेफ्टी और आर्मी की जो बाकी चीज़ें हैं, सुरक्षा, वो उसका ख्याल रखेंगे। तो वो जितनी इन्फॉर्मेशन उनको लगता है वो उतनी शेयर करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। सर रूट जैन और कई लोगों का सवाल है कि सर प्रॉक्सी वार क्यों इतना सपोर्ट करता है पाकिस्तान और चाइना? जैसे आज जो हमला हुआ है महाराष्ट्र में, वो क्या प्रॉक्सी वार है? और जो नक्सली जो अटैक हुआ है उस पर तो कुछ बताइए सर, जो आज हुआ है। देखिए, चाइना का मैंने आपको शुरू में बता दिया कि इंडिया में कभी शांति अगर रहे तो चाइना के लिए नुकसानदेह है, इसलिए वो ये सारी चीज़ें करता है पाकिस्तान के साथ मिलकर। और पाकिस्तान सबसे ईजी है उसके लिए कि पाकिस्तान से मिलकर वो हिंदुस्तान में उथल पुथल करवाए ऐसे ही लोगों से, चाहे मसूद अज़हर हो, हाफिज़ सईद हो, दाऊद इब्राहिम हो। नक्सली के ऊपर मैंने आपको पूरी एक कहानी सुनाई थी, और ये बीच बीच में इस तरीके की चीज़ें, वो लैंड माइन्स के ज़रिए घात लगाकर जंगल में जो ट्रूप्स पुलिस वाले गुजर रहे हैं, सीआरपीएफ के लोग गुजर रहे हैं, सीआईएसएफ के लोगों का काफ़िला जा रहा है, उन पे अटैक करते हैं और मारते हैं, और वही चीज़ें चल रही हैं लगातार। सर समश्री के जी कह रहे हैं कि सर किम जोंग उन ISIS
दाऊद एंड मसूद अजहर, ये सब आपके लगते हैं फेवरेट है कि आप इस पे आपने वारदात की कई कहानियां बनाई हैं? आ, शमशी, मैं बताऊं कि इन सब चीज़ों के बारे में जैसे आप कई बार आप लोग पकड़ लेते होंगे, मैं डेट्स या बाकी नाम वाम नोट करके लाता हूं कायदे से। तो ये जितने आपने कैरेक्टर के नाम लिए, इसको सुनाने के लिए मुझे किसी डेट पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इतना सब कुछ इतने टाइम तक इनके बारे में कर दिया और इतना कुछ लिख दिया और इतने शोज़ बना दिए कि अब मुझे लगता है कि बस ये सब कुछ रटा हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके बारे में मतलब बोलने के लिए कुछ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अब मेरे लिए उस दिन थोड़ा ज़्यादा इजी भी हो जाता है, थोड़ा और ज़्यादा रिलैक्स रहता हूँ कि चलो कुछ देखना नहीं है, कुछ तारीख नहीं देखनी, नाम नहीं देखना, जगह के बारे में नहीं सोचना। वो सब ऐसे ही लगता है कि बस फिंगर टिप पे है। सर, पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो वो कौन सा दूसरा देश है जहाँ पे ऐसे आतंकवादी या यूएन मानता हो वहाँ पे आतंकवादी रहते हैं? पाकिस्तान को छोड़ दें तो बहुत सारे हैं। इराक़ का तो आपका ही है, आपके सीरिया, अफ़गानिस्तान, सोमालिया, नाइजीरिया, बल्कि अब तो ये हालत है कि देखिए श्रीलंका, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते। एक मालदीव के बारे में कि वहाँ पे आईएसआईएस के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। तो उधर आप इंडोनेशिया चले जाइए, बाली में भी ये सब कुछ हो चुका है। बांग्लादेश तक में आईएसआईएस के लोग अटैक कर चुके हैं। पाकिस्तान तो है ही है। तो कितने मुल्क का नाम लूँ? अभी तक तो मैंने ऐसी 10-12 तो आपको यूं ही सुना दिया, और न जाने कितने हैं। सर, क्या कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान अब कहर बन के टूटेगा? नहीं, ऐसा नहीं। कुलभूषण जाधव का केस इंटरनेशनल कोर्ट में है। ऐसी कोई पाकिस्तान की बपौती नहीं है कि इस फैसले से वो कहर बन के टूट जाए। बिल्कुल नहीं। उसका जो भी होगा इंटरनेशनल कोर्ट में अभी मामला है, वैसे ही होगा। तो आज इतना ही। कल मैंने आपको बताया कि आज कहानी कुछ और सुनानी थी, लेकिन ये ब्रेकिंग स्टोरी आ गई तो मुझे लगा कि आपको थोड़ा बताना भी चाहिए, और इस इंटरनेशनल टेररिस्ट का मतलब क्या है ये भी, जितनी मेरी समझ है उतनी आपको भी समझाना चाहिए। बाकी हो सकता है बहुत सारी जानकारी मेरे पास ना हो, आप लोगों के पास हो, तो शेयर कीजिएगा, मेल लिखिएगा। बोको हराम की भी सुनना चाहते हैं? बोको हराम की भी चलिए मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा। वो भी एक बड़ी ख़तरनाक, एक तरह से बड़ी क्रूर टाइप के हैं वो, तो उसकी भी सुनाता हूँ आपको। तो अपने जो भी इस बारे में और आपके पास जानकारी ज़रूर लिखिएगा मेल। अपने सुझाव, अपनी शिकायतें, अपनी तारीफ़ें, सब कुछ भेजिए। अच्छे रहिए, खुश रहिए, और कल मुलाकात होगी आपसे। कल की जो कहानी है वो मैंने आपको बताया कि एक मेजर और एक कर्नल की बड़ी अजीब कहानी है। तो कल अगर कुछ और ऐसी ब्रेकिंग नहीं आई तो वही कहानी आपको सुनाऊंगा।